नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक बाल मजदूर के कलेक्टर बनने की कहानी लेके आया हूँ। यह उपन्यास आईएएस ऑफिसर राजेश पाटिल के जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले राजेश पाटिल द्वारा कहे गए 2 शब्द। ताई मी कलेक्टर व्यू नामक मेरी आत्मकथा 30 नवंबर 2008 को मराठी में प्रकाशित हुई। 5 वर्षों की अवधि में यह पुस्तक महाराष्ट्र के सभी जिलों में पहुंच गई। पाठकों ने इसका स्वागत किया। मेरे निजी अनुभवों को, भावों को तथा मेरी लेखन शैली को पाठकों ने खूब सराहा। पत्रों, ईमेल तथा मोबाइल के जरिए पाठकों ने अपनी भावनाएं मुझ तक पहुंचाई। कई पाठकों ने ऐसा भी लिखा कि एक बार हाथ में पुस्तक आ जाने के बाद एक ही बैठक में उन्होंने इसे पूरा पढ़ डाला। वे इस पुस्तक के आशय से अभिभूत हो गए और उसे औरों को पढ़ने के लिए जो प्रेरित भी किया। कईयों ने इस पुस्तक की प्रतियां उपहार के तौर पर भी दी। मराठी में इस पुस्तक के कई संस्करण छपे हैं। आज भी मुझे पाठकों की ओर से पत्र आते रहते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं ईमेल तथा फेसबुक पर निरंतर मुझे प्राप्त होती रहती हैं। मुझे अत्यधिक खुशी इस बात से हुई कि आज की तरुणाई ने इस पुस्तक के आशय को अच्छी तरह से समझा और अपने विचार मुझ तक पहुंचाए। कठिन प्रतिकूल परिस्थिति को मात देकर आगे बढ़ने के मेरे प्रयास ने उन्हें बड़ी प्रेरणा दी है और वे इसका अनुसरण अवश्य करेंगे, ऐसा उनका वादा है। जब इन विचारों को मैं पढ़ता हूँ, तब मुझे विश्वास हो जाता है कि अपने लेखन के उद्देश्य में मैं सफल हो रहा हूँ और मैं बेहद खुशी का अनुभव करता हूँ। मेरे वे मित्र जिनकी मातृभाषा मराठी नहीं है, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि इस पुस्तक का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए। उनके अनुसार इस पुस्तक में कथित आशय कलातीत एवं वह व्यक्ति सापेक्ष भी नहीं है। गरीबी और असुविधाओं का दायरा सिर्फ महाराष्ट्र के गांव खेड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सारे देश की यह घोर समस्या है। स्पर्धा परीक्षाओं की रचना और उनमें सफलता प्राप्त करने में उपजने वाली समस्त समस्याओं का सही वर्णन इस पुस्तक में है। परंतु यह पुस्तक केवल स्पर्धा परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए ही नहीं लिखी गई है। यह पुस्तक हमारी ग्रामीण जनता की गरीबी, अभाव, शिक्षा का निम्न दर्जा तथा स्वार्थ एवं संघर्ष का एक आईना है। भारत के ग्रामीण इलाके के 70% लोगों की लाचारी एवं पस्त हालत में जी रहे परिवारों की यह एक प्रतिनिधिक कहानी है। यह लेखन उनकी समस्त समस्याओं का उजागर करने वाला है। इस अभिव्यक्ति में निडरता, सकारात्मक विचारों के साथ-साथ समाज की भलाई का भी चिंतन है, जो किसी भी भले एवं समझदार पाठक के मन में बैठ जाने वाला है। अपने दोस्तों का प्रस्ताव मुझे जच गया और इस दिशा में मैं प्रयत्नशील हो गया। इसी दौरान मेरे मित्र डॉक्टर संग्राम पाटिल ने पुणे की श्रीमती मीरा नांद गांवकर जी का नाम इस कार्य के लिए सुझाया। मैंने अपनी मराठी किताब संग्राम के हाथों तक पहुंचा दी और उन्होंने अनुवाद के लिए स्वीकार कर लिया। श्रीमती मीरा जी हिंदी में अनुवाद करने का कार्य पिछले 25 वर्षों से कर रही हैं। बहुत ही कम समय में उन्होंने अनुवाद का कार्य पूरा किया। मीरा काकी एवं अशोक नांद गांवकर जी ने पूरे उत्साह के साथ यह काम किया। उनकी असीम स्नेह की वजह से मैं आभार मानने के बजाय सदैव उनके ऋण में रहना ही पसंद करता हूँ। इस पुस्तक के छपवाने में मुझे मेरी दिल्ली निवासी दोस्त टेकचंद सोनावणे तथा राजीव तुला ने बहुत मदद की। प्रकाशक को खोजना, पांडुलिपि को उन तक पहुंचाना आदि जैसे महत्वपूर्ण कामों में मुझे उनकी बड़ी सहायता मिली। अंत में मैं अपने अपनों के लिए क्या कहूँ, मेरी पत्नी स्मिता, मेरे परिवार जन, डॉक्टर संग्राम पाटिल एवं डॉक्टर नूपुर पाटिल के निरंतर प्रोत्साहन की वजह से इस अनुवाद को मूर्त रूप प्राप्त हुआ है। मैं अपने शुभचिंतकों, प्रशंसकों तथा मुझसे जुड़े उन तमाम लोगों का आभारी हूं जिनकी चाह ने इस पुस्तक के प्रकाशन का मुझसे आग्रह किया। राजेश पाटिल, आईएएस, वारिपदा, उड़ीसा। दोस्तों, बिना किसी देरी के उपन्यास की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक तहसील है एरंडोल। एरंडोल से बस में बैठ जाइए। उबड़ खाबड़ सड़क पर चल रही बस में धक्के खाते हुए, सड़क को गालियां देते हुए करीब आधे घंटे में आप मेरे गांव ताड़े पहुंच जाएंगे, जो पधाले पहाड़ी के तले बसा है। बड़े बड़े वृक्षों की ओट में इस कदर छिपा है मेरा गांव कि उसके नजदीक पहुंचने पर भी आभास नहीं होता कि यहाँ कोई गांव बसता है। आराम करते हुए किसी सुस्त अजगर की तरह शांतिमय प्रतीत होता है मेरा गांव। कभी कभार आपसी छोटा सा लड़ाई झगड़ा, हाथापाई का शोर सुनाई दे जाता है, परंतु वह भी थोड़ी देर के लिए फिर वही नीरवता। यदि दोपहर में आप मेरे गांव में एक चक्कर लगाएंगे तो पाएंगे 2-4 ऊँघते कुत्ते बड़े वृक्ष की छांव में बैठे बतियाते, कुछ बूढ़े लोग, 2-3 महिलाएं
बाकी चारों मात्र सन्नाटा। भरी दोपहरी में यदि बाहर से कोई मेहमान अथवा सरकारी मुलाजिम आ जाता है तब उसे शाम तक सिर्फ एक ही काम होता है, लगातार तम्बाकू भरा पान चबाते हुए टाइम पास करो। भले ही गांव छोटा है परंतु फैला हुआ है। पूरब की सीमा से गांव के दूसरे सिरे तक फैली है गडरियों की बस्ती, दक्षिण में है हनुमान जी का पार और पार के निकट है पंचायत, दूध की डेयरी और हरिजनों की बस्ती। उत्तर में है भीलों का बाड़ा और बाड़े के पीछे है स्कूल। गांव की तमाम गलियां कतारों में हैं, जिनमें बने हैं छोटे छोटे खूबसूरत घर। गांव की सुडौलता में उत्तर में है भीलों का बाड़ा और बाड़े के पीछे स्कूल। गांव की तमाम गलियां कतारों में हैं, जिनमें बने हैं छोटे छोटे खूबसूरत घर। गांव की सुडौलता में एक आध बेडोल घर भी झलक जाता है। गांव के दक्षिण तथा पश्चिम में खाली जगह है, जिसमें खलियान और दवरी भी, कहीं कहीं भूरे भी हैं। पुराने जमाने में जहां अधिकतर खलियान होते हैं, उस जगह पर अब कुछ लोगों ने पैतृक संपत्ति के नाम पर जो अपना अधिकार जमा लिया है। गांव के उत्तर तथा दक्षिण भाग में प्राकृतिक रूप से ढलान होने की वजह से बारिश का पानी तथा गटरों में बहता पानी बिना किसी अवरोध के पंचायत इमारत के पीछे बने गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है। पंचायत के सामने खुला मैदान है, जहां कभी मदारी, बाजीगर, सपेरे आदि अपना खेल तमाशा दिखाते हैं। कभी कभी वहां नाम संकीर्तन भी होता है। इसी जगह पर कभी कभी किसी लुहार अथवा मदारी का डेरा भी होता है। बाहर से आए मेहमानों को गांव का रूप लुभावना लगता है। मेहमान का पहला स्वागत करता हुआ विशाल पार पर बना सुंदर मंदिर और मंदिर में स्थापित आकर्षक मूर्तियां मेरे गांव की शान है। गांव में हरिजनों के सिर्फ 4 परिवार बसते हैं। वे सभी आपस में रिश्तेदार हैं। इनाम में मिली जमीन के अलावा वे टोकरियां बुनते हैं, बाजा बजाते हैं और बकरियों मुर्गियों को पालते हैं, जो इनके जीवन यापन के साधन हैं। उनमें से एक परिवार के कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं और गांव से दूर कहीं नौकरी भी करते हैं। वे जब कभी कभार सूट बूट पहनकर जो है गांव में आते हैं, उनके नातेदारों के सीने शान से जो है फूल जाते हैं। गांव के लोगों के मन में इन लोगों के प्रति भेदभाव की भावना नहीं है, फिर भी उनमें कोई खास लगाव भी नहीं है। वैसे तो भीलवाड़ा गांव से सटा हुआ है, फिर भी अलग थलग ही है। भीलों के घर यानी एक छत वाला एक कमरा, अत्यधिक गरीबी, फिर भी जीने का ढंग अलमस्त ही। वे सिर्फ प्रत्येक दिन को जीने का तरीका जानते हैं। उन्हें आने वाले कल की कोई फिक्र नहीं होती है। मजदूरी करना, खेत की रखवाली करना और देसी शराब बनाने और बेचने का काम करना ही उनकी जो आजीविका का जो है साधन है। सप्ताह के 6 दिन मेहनत करते हैं और इतवार के दिन जोड़ी से सिनेमा देखना, गोश्त, मछली, मटन खाना और मौज मस्ती करना ही उनका रिवाज है। उस दिन भील अपने मालिक का नौकर कदापि नहीं रहता। उनमें से कई लोगों की आजीविका कैसे चलती है, मेरे लिए तो यह एक पहेली ही रही है। भीलों में विवाह भी बड़े आनंद से जो है किए जाते हैं। नाचना गाना, खूब दारू पीना और मौज मस्ती करना विवाह समारोह में अनिवार्य सा है। सशक्त हट्टे कट्टे होते हुए भी भील लोग अनपढ़ गवार होते हैं। कोई एकाध जरा सा पढ़ना लिखना जानता भी होगा, तब भी नौकरी पेशे से यह समाज कोसों दूर है। इन सब के बावजूद सारा भील समाज जो है अत्यधिक स्वाभिमानी भी है, परंतु मेरे परिसर का गडरिया समाज सर्वथा भिन्न है। खेती और पशुपालन उनका मुख्य पेशा है। भले ही यह समाज पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु वह बढ़िया किसान है, उत्तम व्यवसायिक भी हैं। वह खूब मेहनती होने की वजह से आर्थिक तौर पर सबल हैं। व्यसनहीन, मेहनती और फिजूल खर्ची न होने की वजह से बहुत कम समय में यह समाज उन्नति करता दिखाई देता है। उनके इन गुणों को कौतूहल, उपहास और कभी कभी ईर्ष्या की नज़र से देखा जाता है। गांव के नाइयों के 4 परिवार हैं। ब्राह्मणों का एकमात्र परिवार है। सभी जातियों के बीच बंधु भाव है। आपसी हंसी मजाक भी चलता है, परंतु चुनाव अथवा कोई आपसी विवाद उत्पन्न हो जाने पर प्रत्येक जाति अपना आपसी बैर त्याग कर एकजुट हो जाती हैं और सामने वाले को मजा चखा देती हैं। गांव की स्त्रियां पुरुषों से कहीं अधिक मेहनती हैं। घर के कामकाज को अच्छी तरह से संभालते हुए वे अपने पति के व्यवसाय में भी खेती में मदद करना अपना धर्म समझती हैं। कुछ संपन्न परिवारों की महिलाओं के अलावा और सभी परिवारों की स्त्रियां खेत में काम करती दिखाई देती हैं। वैसे कीर्तन, विवाह और धार्मिक समारोह में वे एकत्रित
अवश्य होती हैं, परंतु खेतों खलिहानों में उनका एकत्रित होना आम बात है। जिन घरों में पुरुषजन निठल्ले हैं, वहां परिवार की समस्त जिम्मेदारियों का वहन घर की स्त्रियां ही करती हैं। ऐसी हालात में कई माताएं और अपने छोटे बड़े बच्चों सहित खेत पर मेहनत करती दिखाई देती हैं। कुछ घर तो ऐसे भी हैं जहां परिवार घर की स्त्री के पुरुषार्थ पर चलता है। अधिकतर परिवारों में घर का प्रबंध महिलाओं के अधीन चलता है। कुछ परिवारों में सास द्वारा अथवा श्रावी पति के द्वारा महिलाएं पीड़ित होती दिखाई देती है। गांव में परिजन बस्ती, भिलवाड़ा और गडरियों की बस्ती को छोड़कर अन्य मात्र 4 परिवारों के आपसी रिश्तेदार बसते हैं। प्रत्येक परिवार अपने आपको ब्रह्मदेव के खानदान का रहस्य समझता है। इसी भावना के फलस्वरूप गांव के किसी परिवार में अपने ही समाज में अब तक कोई आपसी विवाह हो नहीं पाया। हमारे खानदान से वह निचले खानदान का है। इसी दृढ़ भावना के तहत प्रत्येक परिवार से अपने आप को श्रेष्ठतम समझता है। वैसे तो सारे परिवार उद्यमी हैं, फिर भी गांव में समृद्धि नहीं है। सीमेंट से बने 2-4 पक्के घरों में बसने वाले परिवारों के अलावा करीब सभी लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। यूं तो कहने को गांव में 2-4 ट्रैक्टर हैं, मोटरसाइकिलों के साथ साथ कुछ हद तक टीवी भी हैं, परंतु फिर भी गांव की पंचायत पाठशाला पार और अधिकांश छप्पर ज्यों के त्यों बने हुए हैं। एक लंबे समय से सकारात्मक बात यह भी है कि गांव में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेरा गांव अच्छा लगता है। नई मास्टर जी, बक्से वाले डॉक्टर साहब, वायरमैन, पटवारी, ग्राम सेवक आदि सभी की इस गांव में अच्छी कमाई हो जाती है। इन दिनों मेरे गांव में सरकारी धंधों में अच्छी बरकत हो रही है। बाहर के लोगों पर असीम विश्वास रखने वाले मेरे ग्रामवासी इन लोगों की जेबें पूरी तरह से भरकर ही इन्हें रवाना करते हैं। एक मास्टर जी तो रिटायर होने के बाद भी अगले 4-5 वर्षों तक गांव में ही चिपके रहे थे। मेरे गांववासियों की एक खासियत यह भी है कि उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है कि अपनी परिस्थिति तो बदलने से रही, यहाँ कुछ भी नया घटित होगा ही नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास भी उनके मन में है। अतः यह कहते हुए कि जाने दो भैया, हमें का लेना देना, वे सभी बातों की ओर आनाकानी करते हुए समझदारी से जीवन जीते आए हैं। यह मैंने अपने बचपन से देखा है। इस सब के बावजूद वे समय समय पर होने वाले कीर्तन आदि समारोह में शामिल भी अवश्य होते हैं। सिर पर कर्जा का बोझ होते हुए भी वे अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। इसका एक अच्छा असर यह भी हुआ है कि रिश्वत देकर ही सही आज गांव के 8-10 युवक मिलिट्री में जवान हैं। कुछ युवक नौकरी चाकरी में भी लग गए हैं। मेरा गांव ताड़े आसपास के अन्य गांव खेड़ों में अपनी अलग स्थान स्थापित किए हुए है। वह सरस बात की वजह से विस्थापित हुए लोगों की खूबसूरत बस्ती, मंदिर के सुंदर विशाल पार्क के साथ साथ लोगों के मन में ताड़े वासियों के प्रति एक खास भावना यह भी है कि वे किसी के न लेने में न देने में। यही बातें गांव की विशेषता हैं। गांव के लोगों की अपनी खेतीबाड़ी है। छोटे पैमाने पर ही सही, सिर्फ भीलों के अलावा किसान अच्छा बीज पाने के लिए सभी शर्तों से समझौता कर लेते हैं। दुख की बात तो यह है कि इस फरेब से वह सर्वथा अनभिज्ञ होता है। इस सारी भाग दौड़ के बाद कपास की फसल बारिश की मर्जी पर ही निर्भर करती है। बारिश भी धोखा दे जाती है। समय से पानी न बरसा तो कपास के सारे फूल झड़ जाते हैं। जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था है उनकी फसल बच जाती है और बाकी सभी असहाय होकर हाथ मलते रह जाते हैं और फिर अपने भाग्य को कोसते हैं। यदि कोई बीज वाकई अच्छी फसल देने वाला समझ में आता है तब सभी किसान उसी को खरीदना चाहते हैं। यह बात स्वाभाविक भी है, परंतु बाजार एवं कृषि केंद्रों से वह बीज भी गायब हो जाता है। अधिक दाम देने पर वह उपलब्ध भी हो जाता है। बीज की बिक्री का कारोबार संपूर्णतया निजी क्षेत्रों के अधीन होने की वजह से किसान अपने बीज कंपनियों को सौंप देते हैं। कई बार इन कंपनियों की कार्यपद्धति आशंकाएं पैदा करती है। दशहरे के बाद किसान के आंगन में कपास की फसल आने लगती है। उसी समय से दलालों की टोलियां प्रत्येक गांव में गिद्धों की तरह मंडराने लगती है। सच तो यह है कि अब तक किसी भी किसान को कपास का बाजार भाव पता नहीं रहता। व्यापारी जो भाव बताएंगे उसी पर वे विश्वास कर लेते हैं। फसल कटकर आंगन में आने से पहले ही कृषि केंद्र के लोग साहूकार आदि किसानों पर दबाव डालना आरंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में घर में बैठे जो
घर बैठे जो रकम अथवा भाव मिल जाए उसी में फसल बिक जाती है। व्यापारी इतने चतुर होते हैं कि किसानों से 15 दिन बाद के भुगतान की बोली पर माल खरीद लेते हैं और फिर उसे अन्य प्रांतों में जाकर बेचते हैं और बाद में किसान का भुगतान करते हैं। कई धूर्त व्यापारी ऐसे भी निकल आते हैं जो माल को ले जाते हैं परंतु वायदे के अनुसार जो रुपयों का भुगतान नहीं करते, कुछ तो माल लेकर भाग भी जाते हैं। अधिकतर व्यापारी लोग कृत्रिम तौर पर जो है भाव को कंट्रोल करते हैं। प्रतिवर्ष कपास पणन संघ कपास खरीदता है परंतु पणन महासंघ का कारोबार बड़े ही विचित्र ढंग से चलता है। यानी कपास की बुआई से पहले अग्रिम भाव घोषित नहीं किया जाता, जब फसल कटने लगती है उस दौरान भाव घोषित होता है। कई बार व्यापारी किसानों से घोषित भाव से कम दामों का आग्रह करते हैं। महासंघ का मुख्य केंद्र तो किसान के लिए किसी पहलू से कम नहीं है। बेचारे को निचोड़ लिया जाता है, यानी अपनी फसल बैलगाड़ियों में ढोकर केंद्र तक पहुंचा। केंद्र पर कितने दिनों तक रुकना पड़ेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। बोझी का किराया, टोली के पैसे, कपास की श्रेणी, दर्जा फिक्स कराने का घूस पैसा और भी खर्चे और भी अंत में धनादेश, चेक हाथों में आने के लिए लगने वाला पैसा। इतनी जिल्लतों से बचने के लिए घर आए व्यापारी को माल बेचना किसान की दृष्टि से कुछ आसान काम लगता है और इस तरह हर साल किसान की फसल कम दामों में ही बिकती है। कपास के इस बेभरोसे के कारोबार में कई बार किसान कर्ज के तले दब जाता है परंतु पैसे की लालसा में कपास का पीछा नहीं छोड़ता। इस समस्या का समाधान भी कपासी की बढ़िया फसल में निहित है। खेती की पद्धति में आ रहे बदलाव की वजह से कुछ सुधार अवश्य हुआ परंतु फिर भी अनिश्चितता का खेल चलता ही रहता है। मेरे बचपन में गांव के नजदीक चीनी का एक कारखाना था। वह सहकारिता के सिद्धांत पर चलता था। इस वजह से चारों ओर खुशहाली थी, बरकत थी, पैसा अच्छा मिलता था, इसलिए किसान भी खूब गन्ना उगाते थे। गांव के बहुत सारे लोगों को कारखाने में रोजगार भी मिल गया। धीरे धीरे कारखाने की अवनति होने लगी। इसका मुख्य कारण था जरूरत से ज्यादा कामगारों की भर्ती, भ्रष्टाचार, प्रशासकीय अनुशासनहीनता, घपले आदि। 10 वर्षों बाद चीनी मिल की नीलामी हो गई। कारखाना बंद हो जाने की वजह से कहीं गृहस्थियां उजड़ गई, सारे परिसर में उदासी छा गई, वीरान हो गया सारा परिसर। 100% पैसा देने वाली गन्ने की फसल दुर्लभ हो गई परंतु नेतागण ने जमकर मलाई खाई। अपने स्वार्थ के चलते प्रतिस्पर्धी को नीचा दिखाने इनकी आपसी होड़ में इन कृषि सम्राटों ने गरीब किसानों के चेहरों में से हंसी छीन ली। मेरा गांव में नाना लुटेरे से लेकर अरुण गडरिये तक सभी लोगों का खेती करने का एक ही तरीका है। वे सभी 15 मई से आकाश की ओर आंखें गड़ाए रहते हैं। अच्छी बारिश के लिए 100 मन्नतें मांगते हैं। बीज खरीदने के लिए गांठ में पैसा न होने की वजह से गांव का दुकानदार उधारी पर जो बीज दे देता है वे उसी को बो देते हैं। बरसों से यही होता आ रहा है। कभी कभार किसी से सलाह भी लेते हैं और सलाहकार जिस बीज की तारीफ कर दे सारे जरूरतमंद किसान उसी बीज पर टूट पड़ते हैं। कुछ लोग दूसरे प्रकार के बीजों का भी उपयोग कर लेते हैं। उचित सलाह की आस में कृषि केंद्र का बड़ा भैया उनकी मदद के लिए जो है तत्पर रहता है। उनका यह बड़ा भैया पढ़ाई लिखाई में औसत से कम दर्जे का होता है, फिर भी उसे बुआई के समय बड़ा मान दिया जाता है क्योंकि वह उधारी पर माल देता है, इसलिए उस समय उसका मार्गदर्शक भी मौलिक है। मैंने अपने बचपन में हर साल गांव में 1-2 लोग ऐसे भी मजदूर देखे हैं जो अपनी जमीन ग्राम पंचायत के नौकर को अथवा किसी मास्टर जी को या फिर किसी बागवान को जो है उनके नाम हमेशा के लिए लिख देते हैं। उस कच्ची उम्र में मैंने अपने परिवार को आक्रोशित देखा है, रोते हुए सुना है। मेरी आंखें यह सब देखकर जो है छलक जाती थी। अपनी फटी कमीज की बाह से चुपचाप आंखें पोंछता हुआ मुट्ठियां भींचकर मैं दुखी मन से घर की ओर जो है रवाना हो जाता था। मेरे गांव के तमाम अल्प भूधारक किसान एक दुष्चक्र वाली चक्की में पीस रहे हैं। गरीबी की वजह से खेती में लगने वाला आवश्यक सामान वे खरीद नहीं पाते। तब बीज, खाद, दवाइयाँ आदि जुटाने के लिए उधारी का विकल्प बचता है। उधारी का बोझ और कड़ी मेहनत के आश्रय खेती जब लहलहाने लगती है तब ऊंचे भाव का विचार उसे पुलकित कर देता है। बड़ी खुशी से वह अपनी फसल बेचने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन फसल के भाव घिरे हुए होते हैं और कर्ज तले दबा किसान बड़े दुख के साथ उसे
कम दामों में बेचने पर जो है मजबूर हो जाता है। अपने बेटे बेटियों के विवाह में, समय समय पर आने वाली बीमारियों में, घर के बड़े बुजुर्गों की जो है 13वीं आदि में जो है, और खेती के काम में उसका खर्च इतना अधिक हो गया होता है कि कर्ज से मुक्ति मिलना जो है नामुमकिन हो जाता है। यानी आवक कम और खर्चा अधिक। इस गहन समस्या से उभरने के लिए फिर रिहायशी मकान अथवा छोटी-सी खेती को जो है गिरवी रखने के पर जो है किसान मजबूर हो जाता है। समय के चलते फिर समय के चलते मन में अच्छे भविष्य की जो उमंग जागती है, फिर वह खेती के काम में कड़ी मेहनत से जुट जाता है और फिर उसी दुष्ट चक्र में जो है फँस जाता है। इन सब की जड़ में होता है साहूकार, जो चक्रवृद्धि ब्याज से पैसे उधार देता है। 3-4 वर्षों में मूलधन के बराबर का ब्याज हो जाता है। तब अगले 3 वर्षों के लिए साहूकार खेत अपने नाम पर जो है इस करार पर जो है लिखवा लेता है कि किसान समय से सूद सहित सारा रुपया वापस कर देगा। यह कर्ज किसान के बूते से बाहर जाता है और उसकी मजबूरी का फ़ायदा साहूकार के साथ अन्य मक्कारों को भी जो है होता है। अन्य सभी के ध्यान में यह बात आती भी है, परंतु वे बेचारे भी साहूकार के दबाव के तले जीते हैं अथवा चुप्पी साध देते हैं। आज भी जब मुझे हरि विल पुंडलिक दामू तथा युवराज हरि की दुर्दशा का स्मरण हो आता है, मेरा मन गहरी पीड़ा से जो है भर जाता है। मेरे विचार से गरीब किसान का कर्ज कैंसर की बीमारी जैसा है, जिसके चंगुल से निकलना, बच पाना सर्वथा कठिन है। इसका एक किस्सा मुझे बेचैन कर जाता है। तब मैं बहुत छोटा था, जब मेरे गांव के एक युवक रामराव का विवाह हुआ था। अपनी पत्नी के साथ वह अलग मकान में रहने लगा। बचपन में ही उसने अपने पिता को खो दिया था। एकमात्र भाई था, उसकी अपनी गृहस्थी थी। भाइयों के बीच 5 एकड़ ज़मीन का बँटवारा हो गया। रामराव को अकेले खेती करने की आदत थी नहीं। खेती से होने वाले आय और खर्च में कोई तालमेल बैठ न पाता था। अंत में उसने साहूकार से कुछ रुपया उधार ले लिया। धीरे-धीरे ब्याज बढ़ता गया। खेतों में वह निरंतर मेहनत करता रहा, परंतु उस मेहनत का अपेक्षित फल पानी के अभाव में उसे मिल न पाया। समय के चलते माँ का देहांत हो गया। गाँव खेड़ों के रीति-रिवाज के अनुसार 13वीं में खर्च कुछ अधिक हो गया। बड़ी विपदा में गिरा रामराव धीरे-धीरे सूख कर कांटा हो गया। साहूकार का तकाजा शुरू हो गया। न उसे रिश्तेदारों से मदद मिली और न ही बैंक से जो है कर्ज। अंत में हार कर उसने अपनी जमीन साहूकार के पास जो है गिरवी रख दी, जो वह अभी छुड़ा न पाया। उत्साह से गाने बजाने वाला, हंसोड़ स्वभाव वाला, उम्मीदों का फव्वारा रामराव अंत में दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। धीरे-धीरे उसकी आवाज़ की अनोखी तेजी घटती गई, आंखें बूझने लगी और वह निराशा से गिर गया। असमय ही ब्रोड प्रौढ़ हो गया। ऐसे कितने ही रामराव कर्ज की चपेट में बर्बाद हो जाते हैं। मेरे गांव में किसान को सर्वाधिक दुख इस बात का होता है कि अपनी पैतृक भूमि को वह बचा न पाया। उसकी आंतरिक व्यथा एवं मजदूरी उसकी आंखों में झलकती रहती है। उदास खिन्न भाव से जीने वाले इन गरीबों के मन में जो अंधड़ घूमता रहता है, उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। किसान का खेत ही उसका जो है सब कुछ है। सांस भी वही, सपना भी वही और जीवन भी वही। अपनी इस विरासत को बेचते समय वह अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसके सारे सुख दुख इससे जुड़े होते हैं। मेरा भी अपने खेत से इतना ही लगाव रहा है। बचपन से बारिश के मौसम में सारे खेत लहलहाते, प्रत्येक खेत में अलग अलग प्रकार की फसल डोलती दिखाई देती है। इनके बीच से दौड़ने में अनोखा आनंद आता है। कटाई से पहले की फसल की अवस्था मुझे बहुत पसंद आती है। खेत किसी दुल्हन की तरह जो है प्रतीत होता है। मैं घर से निकलकर पगडंडी से होता हुआ कीचड़ में चलता हुआ जब खड़ी फसल को जो है हल्के से दुलारता आगे बढ़ता, वह आनंद मेरे लिए जो है परमानंद से कम न होता था। सर्दी के मौसम में खेतों में काम की बड़ी हड़बड़ी मची रहती थी। एक फसल कट चुकी होती है और दूसरी फसल की बुआई की तैयारी चल रही होती है। ऐसे में खेतों को पानी देने के काम में बड़ा मजा आता है। गेहूं, प्याज, सब्जी भाजी के पौधों को कुएं पर जो है लगी मोटर से पानी देने का आनंद बड़ा अनोखा होता है। मैं इस काम में खूब व्यस्त हो जाता था। दोपहर के भोजन में ज्वार की रोटी, हरी मिर्च की चटनी जिसमें प्याज लहसुन पिसा होता है, खाने में जो स्वाद है उसके क्या कहने। अहो भाग्य! खेत में इस तरह से बिताया समय बड़ी खुशी बांट जाता है। ग्रीष्म ऋतु में फसल नहीं के बराबर, दोपहर में कड़ी धूप, परंतु संध्या समय में जो है बहती ठंडी
बयार सारा वातावरण शाम को बड़ा रमणीय लगता है। अपने घरौंदों को लौटते कल कलरव करते पंछियों के झुंड, स्त्रियों को अंधेरे से पहले घर पहुंचने की आस ही उन्हें तेजी से कदम उठाने को प्रेरित करती है। एक और गाय बैलों का अपने मालिकों के साथ गोधूली में घर लौटना वातावरण को प्रसन्न करती हुई उनके गले में बधी घंटियों की मधुर गूंज आज भी जब मैं अपने गांव लौटता हूँ, शाम को मेरे कदम अपने आप खेत की राह पर निकल पड़ते हैं। मैं फिर से पुराने अनुभवों के आनंद की आस में आगे बढ़ जाता हूँ। मेरे गांव की एक और खासियत यह भी है कि यहाँ बसने वाले प्रत्येक ऐरा गेरा नत्थु खैरा अपने आप को बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता है। उसे बड़प्पन का शौक है। अब चुनाव चाहे ग्राम पंचायत का हो, ठेंगा सोसाइटी का हो अथवा दूध की डेयरी का, प्रत्येक को लगता है वही एक सही उम्मीदवार है। अब सारा हिसाब किताब शुरू हो जाता है। पिछली बार जिस परिवार का सदस्य चुना गया होगा उस बार उसे चुनाव की उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। काला अक्षर भैंस बराबर की बिरादरी के बापू, तात्या, जीबू जैसे लोगों को इसमें आना होता है। तब आपसी रिश्तेदारों में से एक का नाम मुकर्रर किया जाता है। इस प्रकार की नीति अपनाने की वजह से मुझे तो विश्वास हो गया कि इन जगहों पर कोई लायक उम्मीदवार कभी चुना ही नहीं जाएगा। यहाँ का कायदा और मान्यता यही है कि चुना गया उम्मीदवार मलाई खाएगा जो उसका हक बनता है। जुआ खेलना, सट्टा लगाना भी एक व्यवसाय ही माना जाता है मेरे गांव में। बचपन में सट्टे का मतलब मेरी समझ में कभी भी आया ही नहीं। उन दिनों हमारे गांव से कई छात्र प्रतिदिन एरंडोल के स्कूल में बस से पढ़ने जाया करते थे। मैं भी जाया करता था। हमारी बस में प्रतिदिन कई बड़े लोग भी बैठकर एरंडोल जाया करते थे और हमारे साथ ही लौटा भी करते। वे वहाँ किस काम से जाते थे मुझे लंबे अरसे तक समझ में नहीं आया, परंतु अंत में मुझे उनका राज मालूम हो ही गया। कई मुद्दों पर मेरे गांव की तारीफ करनी ही पड़ेगी। शिक्षा, परिवार नियोजन तथा जल आपूर्ति की व्यवस्थापन में मेरा गांव अग्रणी है। पिछले 30 वर्षों से गांव की जनसंख्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि मेरे गांव में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को कोई महत्व नहीं दिया जाता। अब गांव में हाई स्कूल खुल जाने की वजह से जरा सा बदलाव अवश्य आया है। अपने छोटे भाई बहनों को संभालना, खेती के काम में मदद करना आदि से यदि फुर्सत मिल जाए तो पढ़ाई भी कर लो। माता पिता इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि लड़की 10वीं फेल हो जाए तो बेहतर समझो, जैसे तैसे 10वीं पास कर ली तब आगे की पढ़ाई में 100 अड़ंगे लग जाते हैं। मेरे गांव में लड़की उम्र के 18वें वर्ष से पहले ही ब्याह दी जाती है। बेटी पराया धन है, इसलिए उसे पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, यही मानसिकता प्रबल है। इस मानसिकता को लड़कियों ने भी सहजता से स्वीकार कर लिया है। किसी परिवार में यदि एकाध लड़की बेटे से अधिक बुद्धिमान है तब भी उसे पढ़ाया नहीं जाता है, परंतु यह मानसिकता अब धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। लड़कियों को हाई स्कूल भेजा जा रहा है। विवाह से पहले लड़की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी कर लेगी, सक्षम बनेगी। यह सोच अभी कोसों दूर है। कुछ धनिक परिवारों में लड़कियों को दूसरे कारण से पढ़ाया जाने लगा है। पढ़े लिखे अच्छी नौकरी वाले लड़के अब बिना पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना पसंद नहीं करते। कौतिक नाम का एक धनिक गांव में है। कौतिक नामक एक धनिक गांव में है। उसकी बड़ी लड़की सिर्फ 2वीं कक्षा तक पढ़ी है, दिखने में भी अच्छी है। कौतिक चाहता है कि अच्छी नौकरी वाला पढ़ा लिखा दामाद उसे मिले। कई रिश्ते आए भी, परंतु बात पक्की न हो रही थी। लड़की सुंदर है, पिता धनवान है, परंतु फिर भी मनचाहा दामाद मिलने में दिक्कत है। पढ़ाई की समस्या। अब कौतिक अपनी दूसरी बेटी की शिक्षा की ओर ध्यान देने लगा। गांव की पंचायत की कार्य पद्धति के क्या कहने, आपसी मनमुटाव, दुश्मनी के चलते चुने गए सरपंच साहब अधिकतर अंगूठा छाप ही होते हैं। सरपंच बनते ही उनकी शान बढ़ जाती है। वे मूंछों पर ताव देते हुए गांव में घूमते हैं। ग्राम पंचायत की कार्य पद्धति को समझने की उनकी न औकात होती है और न ही इच्छा। पंचायत का चपरासी ग्राम सेवक की मदद से व्यवस्थापन देखता है, अतः ग्राम सेवक बड़ा खुश रहता है क्योंकि चपरासी महोदय की वजह से काम का झंझट नहीं और सरपंच की किटकिट भी नहीं। मेरे गांव का वातावरण धार्मिक है। गांव में प्रतिवर्ष एक हफ्ते भर के कीर्तन का आयोजन अवश्य होता है, जिसमें बचपन से मैं देखता चला आया हूं। प्रतिदिन अलग अलग कीर्तनकार
कीर्तनकार जो है आते हैं। मासिक 11 के दिन भजन का जो है आयोजन भी होता है। कहते हैं कि भजन सुनने से, गाने से पुण्य प्राप्त होता है। इस बात पर जो है बचपन में मेरा दृढ़ विश्वास था। भजनियों के प्रति मेरे मन में नितांत आदर की भावना बसती थी। समय के साथ मेरे भ्रम का गुब्बारा फूट गया। मेरे ध्यान में यह बात धीरे धीरे आने लगी कि भजन करने के साथ साथ मनुष्य का आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। यह बड़ा ही कठिन व्रत है। मैंने देखा और जाना कि कीर्तनकार, भजन करने वाले लोग भी जो है झूठ बोलने वाले, जुआ खेलने वाले सामान्य लोग ही हैं। फसल कटाई का मौसम खूब अच्छा लगता है। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त, अनोखी भाग दौड़, किसी के पास बात करने की भी फुर्सत नहीं। सारा काम निपट जाने पर जो है सारा गांव फिर से सुस्त सा हो जाता है, किसी जुगाली करती गाय जैसा, थका थका सा। इस मौसम के तुरंत बाद नदी पार वाले गांव माहिजी में मेला लगता है। वहाँ देवी देवता का मंदिर है, वहाँ देवी माता का मंदिर है। मेरे गांव वालों के जो है लिए यह मेला सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। करीब 8 दिनों तक मेले का आयोजन जो है रहता है। मेले में कंघी, बिंदी, रिबन आदि से लेकर गृहस्थी में उपयोग में आने वाली वस्तुओं तक सब कुछ जो है मिलता है। वहाँ की जलेबी जो है खूब स्वादिष्ट होती है। बचपन में मैं रोज रोज मेले में जाया करता था। मेले के दौरान जो है सभी के घरों में मेहमान आया करते थे मेला देखने के लिए। जो है मेले में रात्रि के समय जो है रोज नौटंकी का नाच होता है। आसपास के 10 गांवों से जो है से लोग छकड़े से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से वहाँ बड़ी तादाद में जो है तमाशा, नौटंकी देखने जो अवश्य आते हैं। मैंने भी छिपते छिपाते कई बार इसे देखा है। गांव खेड़ों में मनाए जाने वाले त्योहारों का संबंध लोगों के सांस्कृतिक जीवन से जो है जुड़ा हुआ होता है। आज जीवन की गति तेज हो गई है। शहरों में त्योहार का रूप भी बदल गया है, परंतु गांव कस्बों से जो है आज भी वही पुराना माहौल। हमारा त्योहार गांव की सांस है, वही उनका भाव विश्व है। मेरे गांव में आज भी अखातीज, पोला, बेलों के पूजन का त्योहार, दशहरा, कानबाई, गोराई, दिवाली आदि त्योहार जो है पारंपरिक पद्धति से जो है बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। मुझे सबसे अधिक आकर्षक था पोला यानी बैल पूजन के त्योहार का। उस दिन सभी लोग जो है अपने बैलों को नदी पर ले जाकर नहलाते हैं, उन्हें खूब सजाते हैं। हम बच्चे अपने बैलों के सींगों को जो है बदन को आकर्षक रंगों से रंगते थे। बैलों के सींगों में रंग बिरंगे फूदने लटकाते थे, गले में घुंघरूओं की माला पहनाते थे और फिर बच्चों के साथ जो है मेलों का जो जुलूस सारे गांव में जो है घूमता था। मेरे गांव में बड़े बैल कभी थे ही नहीं। मैं इधर उधर कोशिश करता और अंत में जो है अपने बाड़े में जो है बधे छोटे बछड़े को ही सजाता संवारता और जुलूस में ले जाता। गांव के मंदिरों में हम जाते और भगवान के दर्शन करके जो है नारियल फोड़ते, प्रसाद चढ़ाते। उस दिन सभी के घरों से जो है मीठी रोटी की सुगंध आती। शाम को दिया बत्ती जलने से जो है पहले बैलों की जो है लंबी दौड़ रेस का जो है आयोजन होता था। जिसका बैल सबसे आगे निकल जाता उसकी शान जो है बढ़ जाती। अंत में बैलों का जो है रेला गांव के प्रत्येक देहली पर जो है आरती स्वीकारता, मीठी रोटी खाता और हर एक बच्चा जो है अपना बैल लेकर खुशी खुशी घर लौटता। उसके बाद आता था दशहरे का त्योहार। उस दिन सारे पशुधन को जो है नहलाया धुलाया जाता था सुबह के समय। फिर अपने अपने वाहन यानी साइकिल, मोटरसाइकिल आदि को धोया जाता, चमकाया जाता। घर के आंगन को लीप पोत कर जो है उसमें रंगोली सजाई जाती। उसके बाद सभी खेतों पर जो है काम करके जो है निकल जाते। उस दिन शाम को गहमा गहमी रहती थी। अपने अपने खेतों में जो है महुए के तुर्रे, गन्ने के ठूठ लाकर जो हनुमान जी और भगवान शंकर जी को जो है चढ़ाए जाते थे। अच्छी फसल के लिए प्रार्थना होती थी। अपने से उम्र में बड़े सयाने लोगों को जो है कचनार के पत्ते हाथों में लेकर जो है उनके चरण स्पर्श करने का जो है रिवाज भी है। इसे सोना देना कहते हैं। तब सभी बड़े लोग जो है हम बच्चों को गुड़ की डली अथवा पिपरमिंट की गोलियां देते थे। हम इतने शैतान थे कि जिस घर में जो है गोलियां मिलती थी वहां बार बार सोना देने पहुंच जाते। अंत में बैलगाड़ी में बैठकर गांव के बाहर जाते सीमोल्लंघन के लिए। इस सैर में जो है बड़ा मजा आता। इसके बाद कानबाई गोराई का त्योहार आता था। कानबाई यानी माता पार्वती का रूप माना जाता है। कानबाई की प्रतिष्ठापन किसी एक घर में ही की जाती, परंतु गोराई की छोटी मूर्ति घर घर में जो है स्थापित की जाती है। लड़कियां संध्या समय में उनके सामने लकड़ी की जो है
डांडिया लेकर जो है नाचती और आरती करती, गौराई के गीत गाती। अंत में प्रसाद बांटा जाता, रोज नया प्रसाद रखा जाता। हम लड़के भी प्रसाद की जो है लालच में वहीं मंडराते रहते। कुछ दिनों बाद जो है कानबाई गौराई की मूर्तियों का जो है विसर्जन भी किया जाता। विसर्जन के जुलूस में दो लड़कियों को जो है राधा और कृष्ण की तरह सजाया जाता था। ग्रीष्म ऋतु में आता है त्योहार आखा तीज का। खानदेश में यह सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस त्योहार में सभी विवाहित कन्याएं जो है मायके जाती हैं। घर के जो है कोई पुरुषजन जो है यदि किसी कारणवश बाहरी गांव में हैं, वे भी लौट आते। इस त्योहार के दिन सारा वातावरण बड़ा ही उल्लासित रहता। सभी के घरों में मीठी रोटी पकवान बनते। इसी दिन से कामगार लोगों का, खेतिहरों का नया वर्ष आरंभ हो जाता। सभी के आंगन में झूले लगते। मायके आई लड़कियां उन पर जो है बैठक पारंपरिक गीत गाती। मुझे याद है कि हम सारे दोस्त इस त्योहार के दिन जो है सारा समय ताश खेलने में ही बिताया करते थे। फिर आता है गणेश जी का उत्सव त्योहार। हमारे संपूर्ण गांव में सिर्फ एक ही गणेश मूर्ति की स्थापना की जाती है। सभी परिवारों से जो चंदा इकट्ठा होता था उसे इस उत्सव में जो है खर्च किया जाता। गणेश जी की झांकी सजती थी। रोज सुबह शाम आरती भी होती। यह त्योहार 7 दिनों तक चलता था। आस पास के किसी गाँव से जो है एक दिन नाटक मंडल को आमंत्रित कर नाटक खेला जाता था। कभी कभार गांव के उत्साही गुणी कलाकारों का नाटक भी जो है रखा जाता था। इन नाटकों में स्त्री का पाठ भूमिका जो भी लड़का करे उसे आगे कई दिनों तक जो है हम सभी उसी नाम से पुकारा करते थे, चिढ़ाया करते थे। त्योहारों के दौरान जो है एक दिन भजन, एक दिन कीर्तन रखा जाता। बाकी बचे दिनों में जो है सिनेमा दिखाया जाता। 7 दिनों के बाद बाजे गाजे के साथ बड़ी धूमधाम से पार्क के पास जो है बने बड़े कुएं में गणेश जी का विसर्जन किया जाता था। बचपन में एक दिन मैंने गणेश जी की एक मूर्ति जो है खुद बनाई थी। मिट्टी के लोदे से उसे विविध रंगों से सजाया था और घर के एक आले में रखकर मैं रोज उसका पूजन और आरती करने लगा। धीरे धीरे घर के जो है सभी लोग इसमें शामिल होते गए। अगले वर्ष मुझे मूर्ति बनानी नहीं पड़ी। पिताजी खुद ही बाजार से नई मूर्ति खरीद लाए और एक नई परंपरा जो है शुरू होगी, जो आज भी चल रही है। दीपावली का आनंद जो है उस वर्ष की जो है फसल पर निर्भर करता था। जिसकी खेती में जो अच्छी फसल आ जाती, वह परिवार खुशी से त्योहार मनाता था। उस घर में जो है पटाखे अधिक मात्रा में आते थे। वे बच्चे पटाखों का खूब आनंद लेते थे। जिन घरों में हालात खस्ता होती थी, वहाँ के बच्चे जो है अनमनी भाव से जो है दूसरों का आनंद अपने घरों में वहाँ के बच्चे जो है अनमनी भाव से दूसरों का आनंद जो है अपने घरों से देखते। त्योहारों के अलावा मेरे गांव में मनोरंजन के दूसरे भी कई साधन थे। समय समय पर मदारी बाजीगर अपने खेल दिखाने आते थे। नाटक कंपनियां भी जो है कभी कभी नाटक खेलने आती रही। मनोरंजन का एक भी मौका हम बच्चे कदापि छोड़ते न थे। गांव में होने वाले मगनी विवाह आदि समारोह को गांव के सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। किसी भी घर में जो है इस समारोह के 8 दिन पहले से ही इसी विषय को लेकर जो है बातचीत जो है का रुख जो है रहता था। सारे गांव में समारोह के 8 दिन बाद भी वही चर्चा लगातार चलती रहती। इसका बड़ा मजेदार असर यह रहता था कि गांव में किसका विवाह पक्का हो गया है, किसका विवाह कुछ कारणों से अटका हुआ है, किस घर में आपसी मतभेदों के चलते लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किस परिवार की जो है सास बहू के बीच तू मैं का वाक युद्ध चल रहा है, आदि बातें सारे गांव को पता चल जाती। कोई भी बात जो है छिपना छिपाना असंभव था। फिर बड़े पार पर जो है पनघट पर चौपाल पर जो है इन्हीं मुद्दों पर जो है धीमी आवाज में जो है निरंतर चर्चे जो है चलते रहते थे। मुझे याद है कि मेरे बचपन में हमारे गांव में एक भगत रहा करता था। कहते हैं कि उसके शरीर में देव संचार करते थे। उसके शरीर में इस संचार के हो जाने पर वह गोल गोल घूमने लगता था। कार्तिक मास में इस प्रकार के संचार एवं घूमने का उत्सव जो है 7 दिनों तक चलता था। इन 7 दिनों के दौरान भगत के घर के सामने एक लंबी लकड़ी रखी होती थी, जिसके एक सिरे पर जो अनेक रंगों के कपड़े के टुकड़े चिंदियां लिपटे रहते थे। दूसरे सिरे पर मोर पंखों गुच्छा और लाल कपड़े का 2 तिकोना डंडा बंधा रहता था। उत्सव की प्रत्येक शाम को जो है भगत के शरीर में देव संचार करते थे और भगत जोर जोर से चीखता हुआ गोल गोल नाचने लगता। किन्हीं खास वाद्यों के ताल पर और खास गीतों की तर्ज पर उसका नाचना जो है चलता था। फिर गांव के लोग किसी मरीज को जो है उसके सामने ले आते। भगत बुदबुदाते हुए किसी मंत्र को पढ़ता और मरीज के माथे पर भभूत लगाता और मोरपंखों के गुच्छे से जो है उसे स्पर्श करता। यदि गांव में किसी के घर में चोरी हुई होगी, तब वह किस्मत का मारा भगत की शरण में जो अपनी फरियाद रखता। भगत फिर मंत्रों को पढ़ता और चोर का जो है अता पता अंदाजे से जो है बयान करता। 7 दिनों तक यही सारी हरकतें होती रहती थी। 7वें दिन गांव में जुलूस निकलता, एक बकरे को बलि चढ़ाया जाता और उसे पकाकर दावत दी जाती। फिर उत्सव समाप्त हो जाता। भगत की वजह से समस्याओं के निवारण के
एक दो किस्सों की चर्चा जो है गांव में कई दिनों तक जो है चलती रहती। भगत के शरीर में संचार करने वाले देव भगवान का नाम चांग्य चांग्या पांग्या। गांव छूटे गांव छूट जाने पर जो है मैंने अपने जीवन में भगवान का यह नाम चांग्या पांग्या आगे कभी सुना भी नहीं। मेरे ननिहाल में भी एक स्थान पीर बाबा का था जिसे बाबा देव कहा जाता था। प्रत्येक इतवार को वहाँ एक भक्ति की देह में देव यानी बाबा देव संचार करते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर भक्तिन के पास आते। बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, मोटर आदि वाहनों से लोग यहाँ वहाँ आते थे। भीड़ जमा हो जाती थी। मेरी दूर की रिश्तेदार एक नानी को जो बहुत बीमार थी भक्तिन के सामने रखा गया। भक्तिन ने आश्वासन दिया कि बीमारी नानी की ही जल्दी ठीक हो जाएगी। बीमार नानी जो है जल्दी ही ठीक हो जाएगी। परंतु नानी एक हफ्ते में ही चल बसी। तब से मेरा ऐसी बातों पर से जो है विश्वास ही उड़ गया। डॉक्टरी पेशे के लिए मेरा गांव एक वरदान है। यदि किसी डॉक्टर का दवाखाना किसी दूसरी जगह पर न चलता हो तो वह मेरे गांव में आ जाए। उनका उसका व्यवसाय जो है जमकर चलेगा। खास बात तो यह भी है कि आपके पास डॉक्टरी की डिग्री होना भी यहाँ आवश्यक नहीं है। यदि किसी डॉक्टर के पास आपने कंपाउंड्री की है तब भी काम बन जाएगा। लोगों की समझ जो है सीमित है। एक डॉक्टर साहब जो है सलाइन लगाने में माहिर थे। तुरंत गांव वालों से इसका जो है उसका नाम जो है सलाइन वाला डॉक्टर रख दिया। तुरंत गांव वालों ने जो है उसका नाम सलाइन वाला जो है डॉक्टर रख दिया। मेरे गांव में आने से पहले किसी भी डॉक्टर की माली हालत जो है कितनी ही खस्ता क्यों न रही हो, मेरे गांव में जो है आने के बाद वह सड़तिया माला माल हो जाएगी। आसपास के 5 मील के परिसर में बसा मेरा गांव सभी से जो है अलग थलग है। अच्छे कामों की बात तो कोसों दूर, बुरे कारनामों में भी उसका कहीं कोई जो है नाम नहीं। यानी गांव का यह स्वभाव यहाँ बसे हर नागरिक के व्यक्तित्व में जो है पूर्णतः जो है मिल गया। अब बचपन के दिन जैसा मेरा गांव ठीक वैसा ही मेरा परिवार भी। किसी से कोई लेना देना नहीं, न लेने में न देने में। मात्र 2 बीघे जमीन में हम कैसे गुजारा कर लेते हैं, इस बात का सभी गांव वालों को जो है बड़ा अचरज लगता था। मेरी माँ जिसे हम ताई नाम से जो है संबोधित करते थे उसके सारे गांव पर जो है आदर युक्त धाक जमी हुई है। ईमानदार सीधे मार्ग पर चलने वाली पवित्र मना है मेरी माँ। उसे झूठ से, चुगली से तथा आलस से जो है गहरी चिढ़ है। उसके रोम रोम में स्वाभिमान भरा हुआ है। हमारी गली के तमाम महिलाओं के मन में मेरी माँ के प्रति जो है आदर युक्त जो है डर समाया रहता है। भुसावल के एक मजदूर परिवार में मेरी माँ का जन्म हुआ था। नाना जी रेल के महकमे में काम करते थे। मेरी माँ के 3 बड़े भाई थे। मेरी माँ के 3 बड़े भाई थे जिनकी वह एकमात्र छोटी बहन थी। माँ से छोटा एक और भाई था। मेरी नानी गिट्टी पत्थर तोड़ने के लिए जो जाया करती थी। उसके साथ 2 बेटे भी जाया करते थे। ताई छोटी होने की वजह से घर पर रुकती, स्कूल जाती और छोटे भाई को संभालती। छोटे भाई के लिए उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ा। वह बुद्धिमान थी तो स्कूल के मास्टर जी नहीं चाहते थे कि उसकी पढ़ाई जो है रुक जाए। मास्टर जी ने नाना जी को जो है बहुत तरह समझाया पर कुछ फायदा न हुआ। यह किस्सा जो है कभी कभी हम लोगों को जो भी बताया करती थी। तापी नदी में आई भीषण बाढ़ में नाना जी का घर सामान बह गया, इसलिए उन्हें भुसावल शहर छोड़ना पड़ा। इधर उधर भटकता यह परिवार अंत में कुरंगी नामक गांव में बस गया। पेट पालने के लिए ताई के 2 बड़े भाई घर छोड़कर नौकरी की तलाश में निकल पड़े थे। उम्र के 15वें वर्ष में ताई के मामा जी ने ताई का विवाह पक्का कर दिया। कच्ची उम्र में मेरे 2 मामा पहले ही घर से दूर निकल गए थे। उन्हें अच्छी कमाई होने लगी थी अतः उन्हें वापस में जो है तथा घर से जो है कोई प्रेम सरोकार जो है रह न पाया था। सबसे बड़े मामा पुणे में बस गए थे और अपनी दुनिया में मग्न हो गए थे। मझले मामा भी घर से अलग हो गए और अपनी गृहस्थी चलाने लगे थे। पता नहीं आगे क्या हुआ कि वे अपने परिवार को त्याग कर जो है कहीं निकल गए, जिनका आज तक भी कोई पता ठिकाना नहीं है। बाकी 2 मामा भी इधर उधर छोटा मोटा काम करते हुए जो जीवन चलाते हैं रहे। उम्र के साथ नाना जी की आंखों की रोशनी जाती रही। तब बड़ी हिम्मत से नानी जी ने अपनी गृहस्थी की बागडोर संभाल ली। अपनी खेती संभालते हुए नानी मजदूरी भी करती थी। अपने स्वाभिमान का जतन करते हुए नानी ने अपनी गृहस्थी चलाई। नानी के सारे अच्छे गुण ताई में भी उतरे हैं। चारों भाइयों को वैसे भी परिवार से कोई खास स्नेह था नहीं, शायद इसलिए नानी तथा ताई के बीच का स्नेह जो है बंधन और अधिक जो है मजबूत होता गया। ताई के मामा जी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ताई के विवाह की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकार ली।
उनके पास अन्ना पिताजी का रिश्ता आया। उन्होंने देखा कि लड़का इकलौता है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसकी बहुत बड़ी खेती भी है। इस हिसाब से रिश्ता पक्का कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात इस बात का भांडा फूट गया कि लड़के के नाम बहुत बड़ी जमीन है। सारी जानकारी झूठ साबित हो गई। ताई के मन में यह चुभन सदा के लिए बनी रही। उसे बार बार यही लगता रहा कि यदि उसका स्कूल छुड़वाया न होता, तब संपत्ति की झूठ मूठ सान बघारने की हिम्मत लड़के वाले कदापि नहीं कर पाते। जीवन किसी अच्छे मोड़ पर बीतता। नाना जी के देहांत के बाद नानी जी अकेली रहेगी। उनका गांव हमारे गांव के नजदीक होने की वजह से माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बन गई। विवाह के पश्चात ताई के सामने सच उजागर होने लगा। मूलतः जमीन कम ही थी, उसमें से कुछ बिक गई थी, कुछ रहन पड़ी थी। घर भी खाली खाली बची खुची जायदाद पर रिश्तेदारों की नजर थी। इस परिस्थिति की वजह से कम उम्र में ताई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। नानी की मदद से ताई ने सारी समस्याओं से जूझते हुए अपनी गृहस्थी चलानी आरंभ कर दी। आगे चलकर अन्ना का तबादला दूर के गांव में हो गया। ऐसी हालत में दो घरों के बीच ताई की भागदौड़ और भी बढ़ गई। जब नानी जी माँ का सहारा बन गई, दोनों मामाओं के घर में कलह शुरू हो गया। उन्होंने नानी पर आरोप ही लगा दिया कि वे ताई का रुपया पैसा देती हैं। इस मान खंडना से नानी के मन को ठेस पहुंची और स्वाभिमानी नानी ने अपने बेटों से दूर रहना ही पसंद किया। इसी मुद्दे पर दोनों मामाओं का ताई से भी झगड़ा हो गया। आज भी बहन भाइयों के रिश्ते में दरार पड़ी हुई है। बचपन में जब मेरी समझ कुछ बढ़ गई, तब से मैंने ताई अन्ना को गृहस्थी की परेशानियों से जूझते हुए देखा है। दादाजी के देहांत के बाद अन्ना को नौकरी त्याग कर घर लौटना पड़ा। हमारी 2 बीघा खेती सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर करती थी। पानी की समस्या से निपटने के लिए ताई के जेवर बेचकर कुएं पर मोटर लगाई गई। उन दोनों ने सिलाई का काम सीखा और सिलाई करने लगे। इसी के फलस्वरूप हमारे परिवार को 2 जून की रोटी नसीब होने लगी। मेरे पिताजी यानी अन्ना स्वभाव से बिल्कुल सरल व्यक्ति थे। वे भगवान पर विश्वास रखते थे, परंतु उन्हें गुस्सा तुरंत आ जाता था। गांव के लोगों में उनका रहना अथवा न रहना समान ही था। गांव में उन्हें सभी भला मानस कहा करते थे। दरअसल उनकी माँ का देहांत अन्ना के बचपन में हो जाने की वजह से उनका स्वभाव अलग तरीके का हो गया, जिसे हम समझते थे। बाहर बिल्कुल शांत एवं मिलनसार कहलाने वाले अन्ना घर में बात बात पर गुस्सा करते थे। घर का माहौल हमेशा गर्म रहा करता था, परंतु ताई बिल्कुल शांत बनी रहती थी। अन्ना ने बचपन में से बहुत दुख झेले थे। दादी जी की कई संतानें हुई, परंतु उनमें से सिर्फ 2 संतानें ही जीवित रह पाई। मन्नतों वाला एक लड़का और एक बेटी। दादी जी हमेशा बीमार रहने लगी, इसलिए अन्ना को बचपन में उनकी बुआ के पास गिरड़ नामक गांव में रखा गया। जब वे 8वीं कक्षा में थे, दादी जी का देहांत हो गया। उनकी बीमारी में बहुत सारा रुपया खर्च हो गया। दादाजी बिल्कुल ही भोले भाले थे। समय समय पर साहूकार से रुपया उधार लाकर थोड़ी सी जमीन बेचकर उन्होंने दादी की दवाई का खर्च चलाया। उन्हें हिसाब शायद ठीक से समझ न आया और इसी का फायदा कर्ज देने वाले को हो गया। कर्जे के बदले साहूकार ने उनकी सारी जमीन हड़प ली। दुख की बात तो यह थी कि अन्ना की विवाह का जब रिश्ता ताई का आया था, मेरे नाना जी को आरंभ में जितनी जमीन थी उसे ही दिखाया गया था। बचपन में अन्ना ने जो दुर्दशा सही, उसका असर उनके स्वभाव पर अवश्य पड़ा। मन में उपजी असुरक्षा की भावना, अपनी क्षमताओं के प्रति अविश्वास, अपने करीबी रिश्तेदारों से किंचित दूरी बनाए रखना आदि में बचपन की तकलीफें झलक आती है। 10वीं पास होने पर उन्होंने ITI औद्योगिक प्रशिक्षण का कोर्स किया और वे कोयना पावर हाउस में फिटर की नौकरी करने लगे। जब तक दादाजी जीवित थे, वे नौकरी से चिपके रहे, परंतु जब दादाजी गांव निकल गए, वे कोयना में अकेले रह गए। तब मामा जी पुणे में टेल्को कंपनी में कार्यरत थे, अतः वहां उन्हें नौकरी भी मिलेगी। इस आस में अन्ना नौकरी छोड़कर जब पुणे आ गए, टेल्को में उन्हें नौकरी भी मिल गई, परंतु सन 1975 की आपात स्थिति में टेल्को ने बहुत सारे कामगारों को नौकरी से हटा दिया। दुर्भाग्यवश अन्ना भी इसकी चपेट में आ गए। उनके लिए पुणे एक नई जगह थी। पुरानी नौकरी छोड़कर वे टेल्को
में लगे थे, अब वह काम भी हाथ से जो है जाता रहा। इसी मानसिक बोझ से उनका आत्मविश्वास हिल गया। आगे चलकर उन्होंने अलग अलग कंपनियों में अर्जियां दी, परंतु काम बन न पाया। मामा जी भी परेशान थे। अंत में परिस्थिति से हार कर अन्ना अपने गांव लौट आए। अन्ना का स्वभाव कुछ दबा दबा सा है। किसी भी नई बात की शुरुआत करने से वे कतराते हैं। किसी समस्या से सामना करने से वे डरते भी हैं। हिम्मत, चतुराई, भिड़ जाना आदि से वे बहुत दूर रहते हैं। शायद इसी स्वभाव की वजह से उन्होंने पुणे जैसी प्रगतिशील उद्यम नगरी को छोड़कर अपने गांव लौट आने का निर्णय किया है, जहां उनके पास न जमीन थी, न जायदाद और न ही कोई जीवन यापन का पक्का सहारा। उनके ऐसे स्वभाव को मैं बचपन से देखता चला आया हूँ। परिवार को अभाव में झुलसता देखता आया हूँ। मैं शायद इसी के परिणाम स्वरूप मैं कुछ अधिक ढीठ बन पाया, नरमाई का दुश्मन भी बन गया। वे परिस्थिति के आगे झुकते रहे और मैं संकटों के वाहन पर बेझिझक आरूढ़ होना सीखता गया। किसी भी काम के प्रति, निर्णय के प्रति अन्ना का रवैया नकारात्मक ही रहता था। ताई दुनिया की ओर सकारात्मक दृष्टि से देखने की आदी थी। शायद इसीलिए ताई के मतानुसार निर्णय हुआ करते थे। आर्थिक मुद्दे पर अन्ना और ताई के बीच हमेशा तनाव बना रहता था। अन्ना हमेशा पैसों के बारे में सोचते रहते। इसी चिंता में सारी रात सो भी नहीं पाते थे। ताई और अन्ना के संस्कारों की वजह से हम चारों भाई बहन खूब मेहनती बन गए। ताई ने सारी उम्र एक व्रत का पालन किया कि खेत की अपनी मेड़ को लांग कर दूसरों की मेड़ से जो है एक पत्ता तक न तोड़ा, पराई वस्तुओं की ओर ध्यान न दिया। जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ कहावत हम चारों भाई बहनों के हृदय का जो है शिलालेख बन गई। अपनी बड़ी बहन अक्का तथा ताई को मजदूरी करते हुए मैंने अपने बचपन से देखा। रात देर तक जो है ताई कपड़े सिला करती और अन्ना खेती में ध्यान देते। 2 वक्त की रोटी आराम से जुट जाती। हमारी स्कूल से लौटने के बाद बकरियों, मुर्गियों की ओर ध्यान देना मेरा काम था। सिले हुए कपड़े ग्राहक को पहुंचाना, छोटे मोटे कामों में जो है अन्ना की मदद करना मेरा रोज का काम था। मेरी 2 बहनें उषा और प्रतिभा को भी मैं ही संभालता था। मुझे याद है कि विवाह के मौसम में ताई के पास सिलाई का काम बढ़ जाता था। पूरे गांव में चोली अंगिया सिलने का जो है काम सिर्फ ताई को ही आता था। अतः तमाम वृद्धाएं चोली सिलाने सिर्फ ताई के पास ही आती थीं। अक्का तो ताई ताई की जो है प्रतिरूप ही थी। बचपन से वह स्कूल भी जाती थी और लोगों के खेतों में जो है काम भी करती थी। सभी के लिए भोजन भी वही बनाती थी। ताई अन्ना को जो है उसका बड़ा सहारा था। कुछ बड़ी हो जाने पर जो है वो पास के गांव भातखेड़ में सब्जी भाजी बेचने लगे। वह पैसे का सही सही हिसाब भी जो है रखती थी। यदि काम और पढ़ाई के बाद समय बच जाता तो वह सिलाई करती थी। इन तमाम अच्छे गुणों की वजह से वह सबकी लाडली थी। सभी उनकी खूब प्रशंसा भी करते थे। मेरी बात इसके ठीक विपरीत सिद्ध होती थी। ताई अन्ना की मदद करना तो दूर, मैं उनके लिए सिरदर्द ही बन गया था। बचपन से सारा ध्यान मटर गश्ती की ओर रहा मेरा। खेलना कूदना, भील दोस्तों के साथ मछली पकड़ना, गिल्ली डंडा खेलना मेरी आदत बन गई थी। घर की किसी भी बात की ओर मेरा ध्यान न था। वैसे कामकाज में मैं पीछे कभी हटता नहीं था, क्योंकि वही हमारी गरज भी थी। परंतु मटर गश्ती से फुर्सत कहाँ। आज भी मुझे मेरा पहला काम अच्छी तरह से याद है। उस समय मेरी उम्र रही होगी 8-9 वर्ष की। दिवाली के आसपास खेतों में कपासी बीनने का काम जोरों पर चलता। मजदूर मिलना भी कठिन हो जाता। ऐसे समय में बच्चे भी खेत के काम में लग जाया करते थे। अक्का तो बहुत छोटी उम्र में कपासी बीनने का जो है काम करती थी। उस समय जो है एक दिन की मजदूरी 4 रुपये होती थी। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी और यह काम मैं आसानी से कर सकूंगा, पैसे भी कमाऊंगा, इसका जो है विश्वास भी था मुझे। माधव भैया का न्योता सबसे पहले आया। मुझे काम पर आने की अनुमति भी माधव भैया ने दे दी। बस मेरे काम की शुरुआत हो गई। इस काम में अनोखा आनंद आने का असली कारण तो और ही है। कपास के खेत में कपास के साथ साथ तुअर भी बोई जाती है। सारे खेत में ककड़ी की बेलें फैली रहती थी। खेत की मेड़ पर बेर के पेड़ भी होते थे। बड़े मजदूरों को 2 कतारें रुई बीनना अनिवार्य था और छोटे मजदूरों को 1 कतार दी जाती थी। अपनी कतार की कपासी चुनने का काम बड़ी कुर्ती से निपटाकर मैं कच्ची तुअर, ककड़ी, बेल आदि छक्कर खाया करता था। अपने
हम उम्र दोस्तों के साथ गाना गाने में, गपशप करने में और कभी-कभी झगड़ा करने में समय कैसे बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। खेत में काम करने वालों के बीच अलग-अलग विषयों पर बातचीत हुआ करती थी। घर की बहुओं को घर की तकलीफों से कुछ राहत मिल जाती थी। सास के द्वारा दी जाने वाली यातनाओं के चर्चे बहुओं के बीच दबी जुबान में होते थे। इससे उनका मन हल्का हो जाता था। खाने-पीने में, लेने-देने में किया गया भेदभाव, मायके वालों की उड़ाई जाने वाली खिल्ली, दहेज को लेकर कही गई कड़वी बातों की चर्चा भी चलती थी। कुछ बहुओं को मायके में उपजी समस्याओं का दुख घेरे रहता था, उसकी भी चर्चा दबी जुबान में चलती थी। कभी-कभी बातचीत का रुख गंभीर समस्याओं के प्रति रहता, ससुर अथवा जेठ, देवर की बुरी नजर, पति से रात में भी मिलने पर लगने वाले अड़ंगे आदि आदि। बड़ी धीमी आवाज में यह सारा आपस में बयान होता था। जिन बहुओं के मायके में आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी, वह अपनी अकड़ में ही रहती थी और हमेशा अपने मायके के बखान में लगी रहती थी। दूर के रिश्ते की मेरी एक भाभी थी, हमारे साथ ही खेत में काम करने आया करती थी। उसका पति बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था। रोज रोज भाभी की पिटाई किसी न किसी कारण से अवश्य होती थी। कभी खाना अच्छा न बनने का बहाना, कभी कोई शक, कुछ न कुछ बहाना उसे अवश्य मिल जाता था। फिर भाभी बेचारी सूजन भरे चेहरे से कटे होंठ से अथवा माथे पर जख्म लिए काम पर आ जाती थी। बड़ी मजबूर हालत में थी उसकी। खेत में पहुंचते ही खूब रो लिया करती थी बेचारी। कुछ वर्षों बाद तो उसकी रुलाई भी जैसे थम गई। पिटना उसका भाग्य बन गया। उसका पति बड़ा ही मुंहजोर और हट्टा कट्टा होने की वजह से उसके रास्ते कोई जाता न था। अब भाभी के बेटे जवान हो गए हैं। पिता के गुर्राते ही वे माँ को बचाने के लिए अब पिता के ऊपर दौड़ जाते हैं। अब उसकी बोलती बंद है। खेत में वृद्धाओं का अपना एक जमघट था, वे भी घर की समस्याओं की मारी होती थी। बहुओं के व्यवहार से परेशान रहती, खाने पीने में बढ़ता गया भेदभाव, बीमारी की ओर की गई आनाकानी, पलटकर जवाब देने की बहुओं की आदत आदि से वे खूब परेशान रहती, असहाय सी हो जाती, रोकर अपने मन का गुब्बार प्रकट कर लेती और राहत पाती। कभी कभी खेती के मुद्दों पर आपसी कलह भी उपजता, बात हाथापाई तक पहुंच जाती। इतनी सारी विविधता खेत में पाई जाने की वजह से खेत में काम करना बड़ा ही मनोरंजक लगता था। खेती के कामों में मुझे जो पैसा मिलता, उससे दिवाली में नए कपड़े सिलवाने में, आकातीज की छुट्टियों में नई पुस्तकों के खरीदने में आसानी हो जाती। इसके साथ ही कई बार मैं अक्का के साथ सब्जी भाजी बेचने भी जाया करता था। रात में अन्ना के साथ खेतों में पानी देने, सींचने के लिए भी जाता था। यदि खेती का कोई काम अधिक महत्वपूर्ण लगता, तब स्कूल के बजाय खेत की राह निकल जाना पड़ता था। इन कामों में एक बहुत बड़ी परेशानी यह थी कि मुझे मुंह अंधेरे ही नींद से जबरदस्ती उठना पड़ता था। भोर की गहरी नींद से जागना तो मुझे किसी सजा से कम न लगता। सूरज उगने से पहले ही अक्का के साथ भात खेड़ा पहुंचते थे हम। किसी दिन यदि मेरी किसी दिन यदि देरी से पहुंचते तो बिक्री पर असर पड़ता। औरों की सब्जियां पहले ही बिक जाती थी, इसलिए सुबह सुबह उठकर जाने को मैं टालता भी था। कोई ना कोई बहाना बना देता था मैं, कभी-कभी रो भी देता था, परंतु अक्का के साथ जाना अनिवार्य सा था। यदि यही बात अन्ना के साथ खेत पर रात में जाने की भी। कुएं में पानी कम होता और खेत के साझेदार कई कई रहते थे। इस वजह से खेतों में रात के समय सिंचाई करनी पड़ती थी। तब मुझे अन्ना के साथ जाना अनिवार्य हो जाता। खेत पर पहुंचते ही मैं कतरी बिछाकर लेट जाता। अन्ना मुझे जगाते, हम दोनों घर लौट आते, परंतु नींद उचट जाने से मैं परेशान हो जाता। बुरा भी लगता, परंतु अन्ना के आगे कुछ कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। सारे गांव में उन दिनों में एक उद्यमी आवारा लड़की के नाम से मशहूर था। शरारती तो इतना था कि मेरे झगड़े घर की देहरी तक भी आ जाते थे। परिवार के सभी लोगों के खेत पर निकल जाने के बाद मुर्गियों बकरियों की जिम्मेदारी मुझ पर होती थी, परंतु मेरा अधिकतर ध्यान खेलों में लगा रहता था। सारे गांव में एक ही घर में उन दिनों टीवी था। शनिवार इतवार की शाम अशोक तात्या के घर सिनेमा देखने जाया करता था मैं। शनिवार का दिन था। घर के सभी लोग खेत में ज्वार की कटाई में व्यस्त थे। मेरा स्कूल जल्दी छूट गया। मैं टीवी देखने दोपहर में ही भाग गया।
वहाँ सिनेमा देखने में इतना मगन हो गया कि समय का ध्यान ही न रहा। शाम 7:30 बजे घर लौटा तो अंधियारा छा गया। सारी मुर्गियां दरवाजे में इकट्ठा होकर शोर मचा रही थी। अंधियारे में बिल्ली ने 2 मुर्गियों को खा लिया था। माँ जब घर लौटी तो मेरे इस अपराध के लिए जो है मेरी जो धुलाई हुई उसकी क्या कहने। मुझे खेलों में बड़ी रुचि थी। क्रिकेट, गुल्ली डंडा, कबड्डी, कंचे आदि खेल खूब अच्छे लगते थे। क्रिकेट में मेरा मन सबसे अधिक लगता। हम सारे दोस्त घंटों क्रिकेट खेलते रहते। सारे दोस्तों के घरों के बड़े लोग मेरे घर के लिए जो हमारा क्रिकेट एक सिरदर्द बन गया था। सभी लोगों की धारणा थी कि खेलों से जीवन नहीं बनता है, उसे व्यर्थ समय गंवाना माना जाता था। हम लक हम लकड़ी के लंबे पटिये को बैट बनाकर खेलते थे। ताई को क्रिकेट से बड़ी चिढ़ थी। गलती से भी घर में बैट आ जाता तो वह चूल्हे के काम आ जाता था। इसीलिए मेरा कोई भी दोस्त भूले से भी अपना बैट मेरे घर में नहीं रखता था। खानदेश के ग्रामीण इलाके में चिल्ली पार्टी नामक कबड्डी जैसा खेल खेलने का बड़ा रिवाज है। लड़कों की 2 पार्टियां होती। आंगन तथा मैदान के बीच एक रेखा खींची जाती। एक पार्टी रेखा के इस ओर तो दूसरी पार्टी दूसरी ओर एक कतार में खड़ी हो जाती। जिस लड़के पर दाव आया उसे दूसरी पार्टी जो है अपनी ओर खींच लाने की जो है भरसक कोशिश करती। उस लड़के का संबोधन चिली होता। यदि चिली दूसरी पार्टी में खींच लिया जाता है तब उसकी पार्टी हार जाती। खींचने वाले जीत जाते हैं और खेल खत्म हो जाता है। इस खेल में यदि मैं चिली चुना गया तो हार निश्चित होती। विलास नामक मेरा दोस्त गिड्डा और चप्पल था। वह चिली बनने की पर शर्तियां जीत जाता था। इस खींचातानी में झगड़े भी हो जाते थे क्योंकि हाथ पैर को खींचने में से लड़के कभी कभी जो है आहत भी हो जाते थे। जीतने के लिए चिली को जो है ढकेला भी जाता था। तब गाली गलौज भी हो जाती थी। एक बात सच है कि क्रिकेट की वजह से चिल्ली पार्टी का खेल अब कम खेला जाता है। गुल्ली डंडा और कंचे कांच की गोटियों का खेल प्रमुख खेल होते थे, परंतु इन दोनों खेलों में आपसी झगड़े भी बहुत होते थे क्योंकि खेल के सच झूठ में कई आशंकाएं पैदा हो जाती थी जो झगड़े का जो है मारपीट का कारण बन जाती थी। यही बात कबड्डी के खेल में भी होती थी। कबड्डी कबड्डी कहते हुए दौड़ने वाले खिलाड़ी की सांस फूल जाने पर ताता टूट जाता और वह सांस भर लेता और फिर वह बात जो है झगड़े की जड़ बन जाती। जो टीम हारने लगती है उसके खिलाड़ी बहाना बनाकर जो है भाग जाते। झगड़ा छिड़ जाता। मेरे घर में खेल के प्रति जो है हमेशा मार्शल लॉ लगा रहता। यदि गलती से भी ताई के हाथ गुल्ली डंडा आ गया तो वह तुरंत चूल्हे में जो है बलि चढ़ जाता था और एक आध रोटी सेक कर जो है शहीद हो जाता। कंचे खेलने में मैं बड़ा माहिर था। मेरा निशाना चूकता न था अथवा मेरे पास कंचों की जो अच्छी दौलत इकट्ठा हो जाती थी उन्हें छिपाना संभालना मेरे लिए जो बड़ा कठिन काम बन जाता था। यह खेल गांव के जो है गिने चुने जो है आवारा ढीठ लड़के करते थे। जो बच्चे राजा बेटा कहलाते थे वो अपनी देहरी भी पार नहीं करते थे। सभी की नजरों में प्यारे लाडले समझदार बने रहते थे और वे जीवन में आगे भी वे देहरी के अंदर ही बने रहते थे। अपने जीवन में कोई भी प्रशंसनीय कार्य भी कर नहीं पाए। मुझे बचपन में उनसे जो है ईर्ष्या होती थी। बचपन में मैंने एक और खेल खेला है देखा है जिसे बदी डाक कहते हैं। इसमें खेल कम जुआ अधिक है। इस खेल का तरीका यह है कि जमीन में एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है। जितने खिलाड़ी इसमें जो है हिस्सा लेते हैं उतने ही सिक्के इस खेल में जो इस्तेमाल होते हैं। बारी बारी से एक एक खिलाड़ी इसे खेलता है। जितने खिलाड़ी है उतने सिक्के अपना पहला खिलाड़ी जो है मुट्ठी में रखेगा और तय की गई जगह उसे जो है गड्ढे में फेंकेगा। कुछ सिक्के जो है गड्ढे में गिर जाते हैं, कुछ आसपास बिखर जाते हैं। उसी खिलाड़ी को एक नियत दूरी से एक लक्षित सिक्के को जो है पत्थर से मारना है। यदि उसका निशाना जो है सही बैठता है तब गड्ढे के सारे सिक्के जो है उसके हो जाते। यदि पत्थर गड्ढे में जा गिरता तब उसे कुछ नहीं मिलता और यदि पत्थर किसी दूसरे सिक्के से टकराता तब जुर्माने के तौर पर खिलाड़ी को जो है अपनी जेब से एक सिक्का जो है गड्ढे में डालना पड़ता है। जिस पत्थर से यह खेल खेला जाता है उसे दाव कहते हैं। इस खेल में उम्र का कोई महत्व नहीं। छोटे से लेकर बड़ों तक कितने ही लोग इसे एक साथ खेल सकते हैं। बदिटाक खेल की कोई प्रतिष्ठा नहीं। इसे जुए की नज़र से ही सभी देखते हैं। जाने माने परिवारों के लोग अथवा बच्चे जो है इस खेल की ओर देखते तक नहीं है। मैं इसे खूब छक्कर खेला करता था। कई बार जीतता भी था। हार जाने पर दोबारा पैसे हाथ में
आने तक जो है हाथ मलता इंतजार करता रहता था। पर इस खेल में खूब मजा आ जाता था। एक समय तो ऐसा भी आ गया कि मैंने हद ही कर दी। इसका बुरा असर मेरे आचरण पर भी पड़ा। अन्ना, ताई, अक्का सारा दिन खेत पर होते थे। स्वाभाविक रूप से मुझ पर जो है कुछ जिम्मेदारियां जो है आन पड़ी थी, जैसे मुर्गियों को धड़बे में रखना, बकरियों को बांधना, चूल्हे के पास लकड़ियां, कंठे कंडे लाकर जो है रखना, दिया बत्ती करना और चक्की से जो है अनाज पीस कर लाना आदि आदि। परंतु मेरी आनाकानी जारी ही रही। मन लगाकर सारे काम शायद ही जो है पूरे कर पाता मैं। कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा बढ़ता हो गया था मेरा। छुट्टी के छुट्टी के दिन खेत में काम करना अनिवार्य था, अथवा उस दिन जो है बाजीटाग न खेलना मेरा महान त्याग ही होता था। यदि यानी त्याग करना पड़ता था। मेरे सारे दोस्त भी मुझ जैसे ही कामचोर उद्यमी थे। उन्हें भी अपने परिवारजनों का गुस्सा जो है सहना पड़ता था। हम लोगों को एकत्रित होकर जो है मिलना भी कठिन हो गया जब हम सांकेतिक बातें तय कर ली, यानी खास आवाज में चीखते हुए दोस्त के घर के सामने से गुजरना, सीटी अथवा ताली बजाना आदि आदि। हम आपसी इशारों को समझ लेते और इकट्ठे हो जाते, परंतु दुर्भाग्य से ताई, अन्ना भी जो है इस सांकेतिक भाषा का जो है मतलब समझने लगे थे। वे फसल कटाई के दिन बड़े मुश्किल से ताई 2-3 मजदूरों का इंतजाम कर पाई थी। फसल की कटाई और दवरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम बन जाता था खेती में। इसका कारण यह है कि इसी पर साल भर के अनाज की बरकत निर्भर करती। ताई हमेशा एक कहावत सुनाया करती थी, जिसका अर्थ है, यदि घर में किसी की मौत भी हो जाए, उसके शव को ढक दो, पहले बुआई कटाई करो। ताई ने उस दिन सुबह सुबह फरमान जारी कर दिया, खेत में मजदूर आने से पहले कंडे लेकर खेत में पहुंच जाओ। उसके कुछ समय पहले मुझे जो संदेशा मिला था दोस्तों का कि भातखेड़े की टीम से क्रिकेट का आज मैच है। ताई ने वह इशारा पहले ही बूझ लिया था। मेरा मन अब संकट में पड़ गया। माँ ने चेतावनी दी, यदि खेलने गया तो टांग तोड़कर जो है हाथ में रख दूं। चुपचाप खेत पर पहुंचो। मैं सिर झुकाए चुपचाप नाश्ता करता रहा। खेत की ओर मैं निकल पड़ा, परंतु मेरा सारा ध्यान मैच में लगा हुआ था। एक पल आंखों के आगे मैच दिखाई दे जाता तो दूसरे पल ताई का चेहरा ऊपर आ जाता। ताई का गुस्सा और पिटाई तो मेरे लिए नई बात थी नहीं। उसके लिए मैं तैयार था, क्योंकि मन में मैच का विचार इशारा कर रहा था कि प्रमुख बॉलर के बगैर तो तुम्हारी टीम हार जाएगी। मैच खेलने का मेरा इरादा जो है पक्का हो गया। ताई से पिटने की मानसिक तैयारी भी पक्की होगी। कंडे खेत में जो है फेंक कर मैं खेलने के लिए भाग गया। शाम की बात शाम को देखी जाएगी। मेरे पहुंचने से पहले मैच शुरू हो गया था। हमारी टीम बैटिंग कर रही थी और हमारा एक खिलाड़ी आउट हो जाने के बाद मैं बैटिंग के लिए मैदान में उतरा। इधर ताई जब खेत में पहुंची, पल भर में बात को समझ गई। इतना सारा धमकाने पर भी अधिक महत्वपूर्ण काम को छोड़कर मैं खेलने भाग गया। वह बात ताई को अखर गई। वह आग बबूला हो गई। उसने मजदूर को काम पर लगाया और एक लंबी लकड़ी लेकर यह कहती हुई देखती हूँ कैसे मैच खेलेगा अब। वह रणचंडी का अवतार धारण कर खेत से जो है निकल पड़ी। जहाँ मैच चल रहा था वहाँ मेरे साथियों ने दूर से ही ताई को देख लिया था। उसके मैदान में प्रवेश करते ही कोई चिल्लाया, बापू, तुम्हारी माँ तुम्हारी पिटाई करने आ गई है। मैं समझ गया। बैट को वहीं फेंककर जी जान से दौड़ पड़ा। ताई ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कुछ दूरी तक मेरा पीछा किया भी, परंतु फिर वह लौट गई। ताई का यह उग्र रूप में पहली बार देख रहा था। यह सारा तमाशा गांव के लोग और बाहर के आए खिलाड़ी देखकर दंग रह गए। उस शाम मेरी जूते से इतनी पिटाई हुई कि उसके स्मरण मात्र से आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ताई स्वभाव से पूरी ईमानदार थी, परंतु किसी को उल्टा सीधा कहना, लौटकर जवाब देना वह सह न पाती थी। यह भी सत्य है कि उसका आचरण इतना शुद्ध होता था कि कोई कुछ कहे ऐसा मौका वह किसी को देती भी न थी। परंतु मेरा आचरण ठीक इससे जो उल्टा था। कुछ झूठ बोलना, समय से कोई भी काम न करना, पढ़ाई तथा घर की ओर ध्यान न देना आदि की वजह से ताई के मन को ठेस पहुंचती थी। मेरी वजह से उसे लोगों के उल्हाने से सुनने पड़ते थे। अन्ना भी उसे ही दोष देते थे। एक बार मेरी किसी शैतानी से नाराज होकर अन्ना ने मुझ पर बड़ा लूटा फेंक मारा था। मेरा नसीब अच्छा था कि उसका निशाना जो है चूक गया। ताई और अन्ना के बीच उस दिन बड़ा झगड़ा हो गया। उसी दिन अन्ना ने साफ तौर पर कह दिया कि तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने, तुम्हें जो करना है करो। अब
मुझ में जो है सुधार लाने की सारी जिम्मेदारी ताई पर आ गई। वह मेरा रवैया वही पर मेरा रवैया जो है वही रहा। रोज रोज की शैतानियां। ताई को शाम के समय जो है सारी बात पता चल जाती थी और बहुत सारे दिन की थकावट और आया हुआ गुस्सा मुझ पर जो उतारती। चप्पल लकड़ी हाथों से मेरी पिटाई होती। कई बार वह मुझे रात के भोजन से भी वंचित रखती। सुबह काम पर जाने से पहले मुझे हिदायत देती, आज यदि खेलने गया तो शाम की रोटी नहीं मिलेगी। ऐसी धमकी के बावजूद मैं मैच खेलने जो है निकल जाता था। शाम को मुझे घर में प्रवेश नहीं मिलता था। घर के सामने नीम के पेड़ तले में जा बैठता। फिर आसपास के घरों में मेरी खिल्ली उड़ाई जाती। वहां से गुजरने वाले मुझसे पूछते, क्यों बापू, आज ताई के हाथ का प्रसाद खाया कि नहीं? इस प्रकार से वे मुझे चिढ़ाते थे। सबका जो है भोजन हो जाने के बाद यदि ताई को दया आ जाती तो वह अक्का से मुझे जो है परोसने के लिए कहती। कभी कभी सारी रात भूखा ही रखती थी। सारा घर सो जाने के बाद मैं चुपचाप अपनी कथरी पर लेट जाता। इस प्रकार से चुपचाप लेट जाने पर भी मैंने ताई की लातें सही हैं। ताई को एक ही चिंता लगी रहती थी कि इतना समझाने पर, सजा देने पर भी वह लड़का सुधरता क्यों नहीं। ताई का कभी कभी किसी से झगड़ा न होता था, परंतु जब मेरी शिकायतें लेकर कोई घर आ जाता था तब वह मुझसे खूब नाराज हो जाती। एक बार ताई ने मुझे साफ साफ कह दिया कि अब झगड़े खुद निपटाओ, मेरे पास किसी की शिकायत आनी नहीं चाहिए। इसके बाद मैं वाकई अपने झगड़े बाहर ही निपटा लेता था। यदि सामने वाला मुझसे जो उम्र में बराबरी का है अथवा छोटा है, तब मैं खुद ही उसकी इतनी धुलाई कर देता कि वह मेरे घर में शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। और यदि पाला किसी बड़े से पड़ जाए तब मैं चुपचाप मार खा लेता और रो भी देता था। अपने जीवन में मैंने ताई जैसे विचारों की, स्वभाव गुणों वाली किसी अन्य महिला अथवा व्यक्ति को नहीं देखा। मजदूर परिवार में जन्म, बचपन के हंसने खेलने के दिनों में उस पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, कच्ची उम्र में लादा गया विवाह का बोझ, गरीबी में झुलसता जीवन, शीघ्र कुपित और ताई के स्वभाव के ठीक विपरीत स्वभाव वाला पति, मायके से अथवा परिवार से किसी प्रकार की मदद नहीं। ऐसी हालात में ताई के विचारों आचारों में प्रकट होती सच्चाई, ईमानदारी, मानसिक प्रबलता, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण वाकई चकित कर देने वाले स्वभाव गुण रखने वाली मेरी ताई बेजोड़ है। ताई मूलतः स्वाभिमानी होने की वजह से वह किसी की अकड़ता अथवा धृष्टता के आगे कभी नहीं झुकी। सच्ची और सही बात को किसी के मुंह पर से कह देने से वह कभी नहीं डरती थी। अतः स्त्रियों का सम्मान न रखने वाले, उनकी शालीनता का अनुचित लाभ लेने वाले लोगों के आगे वह कभी झुकी भी नहीं। ऐसे लोगों ने उसे जो है झुकाने की कोशिश भी की, परंतु ताई के आगे उनकी दाल कभी गल न पाई। ग्रामीण जीवन शैली अलग अलग तरीके की होती है, जिसके कई कारण हैं। ग्रामीण महिलाएं अधिकतर सहनशील और स्वभाव से मृदु होती हैं। परिस्थिति के चलते उन्हें घंटों अलग अलग विषयों पर जो है बतियाते रहना, दूसरों के व्यक्तिगत मामलों की चर्चाओं में रस लेना, चुगली करना आदि की स्वाभाविक तौर पर आदत लगी होती है, जो स्वाभाविक भी कहा जा सकता है। पुरुष प्रधान संस्कृति में उनके जो है विचारों से हमेशा जो है सहमत ही होना, समझौता कर लेना, यदि यही जो है आम जीवन होता है ग्रामीण इलाके में। परंतु मेरी ताई इन सभी से सर्वथा जो है भिन्न स्वभाव की रही है। भले ही किसी को गुस्सा आ जाए, यह खरी खरी सुनाने में जो कदापि नहीं डरती। अपना मत स्पष्ट तरीके से सामने रखने की हिम्मत उसमें हमेशा से रही है। चुगली करना, झूठ बोलना, किसी की हाँ में हाँ मिलाना उसका स्वभाव कभी नहीं रहा। इसी वजह से अधिकांश लोग, स्त्रियां भी जो है उससे संभल कर ही रहते थे। अत्यधिक गरीबी की चपेट में झुलसते हुए भी अपनी फटी गृहस्थी में 100 पैबंद लगाने की स्थिति में भी ताई ने अपना ईमान कभी खोया नहीं। अपने बस के बाहर की बातों की प्राप्ति का जो है अट्ठास भी जो है नहीं किया, ईर्ष्या भी नहीं की। अपनी कड़ी मेहनत से जो पाया उसी में वह संतुष्ट थी और आज भी है। उसकी इस सच्चाई और ईमानदारी से कई स्त्रियां चकित रह जाती थी, ईर्ष्या भी करती थी ताई से और द्वेष भी। कईयों का ताई के सामने जो है पर्दाफाश हो जाता, तो कई स्त्रियां जो है ताई के बाद विवाद से जो है पूरी तरह से हार जाती और इसी वजह से वे उसके सानिध्य में बेचैनी महसूस करती थी। अत्यंत साधारण झोपड़े में जो है अति सामान्य लोगों के साथ रहते हुए, शिक्षा का पूरा अभाव रहते हुए भी कोई व्यक्ति इतना विचारवान कैसे हो सकता है? अपने घर से कहीं बाहर रहने वाले बातों को बिल्कुल सहजता से, सुंदरता से कैसे समझा जा सकता है? मेरे लिए यह एक पहेली ही है।
मेरी ताई ठीक ऐसी ही है। समझ आने के बाद मेरे जीवन के अगले प्रवास में जब मैं मुश्किलों से घिर जाता, ताई का वैचारिक बल हर पल मेरे साथ होता था। फिर चाहे परीक्षाओं के से सामना करने का प्रसंग हो अथवा असफलता की समस्या हो, ताई का एक एक शब्द दिलासा देता था। हम 4 भाई बहनों में एकमात्र भाई था, बाकी 3 बहनें। परंतु मेरे माता पिता ने लड़का लड़कियों में कोई कभी भेदभाव नहीं किया। सच तो यह है कि मेरी आवारागर्दी और शैतानियों की वजह से मेरे साथ उनका सलूक बड़ा ही कठोर रहा करता था। मेरी छोटी बहन प्रतिभा के जन्म के बाद तो अन्ना ने ताई को बहुत परेशान किया, तकलीफ भी दी उन्हें, और मेरी दादी को बेटे ही से आस लगी थी। उन्हें मेरा जोड़ीदार चाहिए था। इस वजह से बेचारी प्रतिभा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। वह गोरी चिट्टी सुदृढ़ बालिका थी, इसलिए इस आनाकानी का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे सुधारने के इरादे से ताई के कठोर व्यवहार की कुछ स्मृतियां आज भी मेरे मानस पटल पर उजागर हो जाती हैं। तब मेरी उम्र 10-12 वर्ष की रही होगी। मुझे जुआ खेलने की बुरी लत लग गई थी। यह खेल चोरी छिपे ही चलता था। मैं जुए में जीते पैसे ही जुए में लगाता था। हाई स्कूल के हम सभी छात्र एरंडोल बस में जाया करते थे, क्योंकि हाई स्कूल था। गांव के लोगों की छोटी मोटी वस्तुएं भी हम छात्र उनके पैसे से ला दिया करते थे। एक दिन गांव की एक महिला ने अपने बच्चे की दवाई लाने के लिए मुझे पैसे दिए थे। उन पैसों को मैंने जुए में के दाव में लगा दिया और दुर्भाग्य से हार भी गया। 2-3 दिन तक दवाई न लाने का बहाना जैसे तैसे निभ गया। ताई के ध्यान में आते ही उसने उस महिला के सामने मेरी जमकर पिटाई की और सच को जान लिया। मुझे घर पर रुकने की आज्ञा हो गई। रोज खेत पर काम करना पड़ा। जब मैंने उनके सारे पैसे लौटा दिए, तब कहीं स्कूल जाने की इजाजत मिली। दूसरी घटना का स्मरण तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। सर्दी के दिन थे, छमाही परीक्षा निकट थी। स्वर्गीय राज कपूर की स्मृति में दूरदर्शन पर रात में रोज एक फिल्म दिखाई जाती थी। उस दिन बॉबी दिखाई जाने वाली थी। शाम को दोस्त ने आपस में तय कर लिया था कि रात 8 बजे तक पार्क इकट्ठा हो जाना है। पार्क पर इकट्ठा हो जाना है। 10 बजे तक खेल कर अशोक तात्या के घर टीवी देखना है। मैं खाना खा रहा था कि किसी ने सीटी बजाकर याद दिलवा दी। ताई तुरंत समझ गई कि कोई कार्यक्रम अवश्य है। मैंने अनजान बनते हुए अपना भोजन जारी रखा। माँ ने चेतावनी देते हुए कहा, इम्तिहान सिर पर हैं, जो तू बाहर गया ना तो तुझे घर में घुसने न दूंगी, क्या समझा। दूसरे दिन छमाही परीक्षा का पेपर था, परंतु पढ़ाई से मेरा मन गया था। अब तो सिनेमा की धुन लगी थी। वैसे भी मुझे परीक्षा की चिंता नहीं थी। कोई उपाय सूझ न रहा था निकलने का। फिर पाखाने से के बाहर आया और सीधे दोस्तों से जा मिला। सिनेमा शुरू होने तक हम पार्क पर खेलते रहे और बाद में टीवी के सामने जा बैठे। ऊँगते ऊँगते रात 2 बजे तक सिनेमा देखा और घर की राह पकड़ ली। अब मुझे असलियत का ध्यान आया। बाहर कड़ाके की सर्दी थी। लौटते समय ताई का चेहरा आंखों के सामने तैर गया। तो घर के अंदर लेने से रही। यह जानने पर मेरे एक दोस्त ने मुझसे कई बार विनती की कि आज रात मेरे घर चलो। मैं जल्दी अपने घर निकल जाना, परंतु मेरा स्वाभिमान मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। जैसे तैसे घर के करीब पहुंचा, दरवाजा खटखटाने की हिम्मत जुटा न पाया। मैंने बाहर के ओसारे में लेटने का विचार कर लिया, परंतु ओसारे की हालत भी बदतर थी। उसी दिन उसकी लीपापोती की गई थी, तो जमीन बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। बदन पर सिर्फ एक फटी कमीज थी। उसमें सर्दी निभाना तो कठिन ही नहीं, महाकठिन बात थी। ओसारे के कोने में मसाले पीसने की चक्की थी, जिसमें से दालों मसालों की तीखी गंध आ रही थी। उसे एक छोटी सी बरसाती से ढका गया था। मैंने उसी का आसरा लिया। आधी बरसाती बिछा ली और आधी ओढ़ ली। तीखी गंध से परेशान हो गया, अतः मुंह यानी चेहरा खुला ही रहने दिया और मैं सो गया। परंतु संकटों से पीछा अभी भी छोटा न था। अब चेहरे को मच्छर काटने लगे। मेरी नींद खराब हो गई। बार बार करवटें बदलता रहा। अपनी करनी का अब मुझे पछतावा हो रहा था। सुबह 5 बजे
के करीब जरा मेरी आंखें लगी ही थी कि मेरी कमर पर जोरदार लात पड़ी। मैं हड़बड़ाकर जागा ही था कि दूसरी लात भी पड़ी। मैं तेजी से उठा और भागने लगा। माँ की ऊंची आवाज ने गाली गलौज से पूरे मोहल्ले को खबर दे दी कि बापू ने जरूर कुछ बगेड़ खड़ा कर दिया है। किसी ने इस ओर ध्यान न दिया और अपने अपने काम में सभी जुट गए। सिनेमा की इस घटना ने मुझे अच्छा मजा चखाया था। ताई के स्वभाव के 3 खास गुण थे: धीरज, साहस और दृढ़ता। किसी भी काम को करने से पहले वह उस पर सोचती थी। यदि काम उसे जच जाता, सही लगता, तो उसे पूरा करने की वह ठान लेती थी। एक बार ठान लेने पर वह इस बात की चिंता कदापि नहीं करती थी कि लोग उसे क्या कहेंगे। उस दिन ताई खेत से कुछ जल्दी घर आ गई थी। सूप में अनाज फटकने के लिए ओसारे में बैठी थी। अपनी मंझली बहन उषा के साथ मैं खेल रहा था। बात बात पर हम दोनों में झगड़ा भी हो रहा था। वो चीख कर बार बार ताई से शिकायत कर रही थी। ताई ने झगड़ा बंद करने का इशारा देते हुए मुझे तीखी नजर से देखा भी, परंतु मैंने ध्यान नहीं दिया। अंत में मैंने गुस्से से अपनी बहन को एक चपत लगाई और आंगन के नीम पर सर से चढ़ गया। मेरे बारे में एक गलत फहमी भी थी कि गलती कोई भी करे, दोषी मुझे ही माना जाता था। उस समय का झगड़ा तो ताई के सामने ही हो गया था। मैं पेड़ पर चढ़ गया था, इसलिए मुझे सजा नहीं मिलेगी। इस वजह से मेरी बहन और अधिक चीख चीख कर रोने लगी। ताई ने उसे कहा कि बाद में बापू को देख लूंगी, परंतु उषा मानने को तैयार नहीं थी। ताई का दिमाग गर्म हो गया। मैं तो विराजमान था पेड़ पर। ताई ने मुझे नीचे उतरने के लिए धमकाया। नीचे उतरने के परिणाम को मैं खूब अच्छी तरह से जानता था। ताई ने खूब धमकाया, फटकारा, पर मैं नीचे उतरा ही नहीं। तब ताई ने पड़ोसियों की लंबी सीढ़ी नीम के पेड़ से लगाई और ऊपर चढ़ाई। उसके हाथ में बैंत की लकड़ी थी। ताई को ऊपर चढ़ते देख मैं पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जा पहुंचा। मुझे लगा कि ताई इतनी ऊंचाई पर आ नहीं पाएगी, परंतु ताई ने मुझे सबक सिखाने की ठान ही ली थी, मानो वह मेरे पास, और गुस्से से मुझे बैंत से पीटना आरंभ कर दिया। हमारा शोरगुल सुनकर आसपास के परिवार नीम के नीचे इकट्ठे हो गए। ताई को किसी की परवाह भी थी नहीं। वह अपना गुस्सा ठंडा होने तक मुझे पीटती रही। यह एक ही औरत ऐसा कर सकती है, इसमें किसी को कोई शक न था। यह एक ही औरत ऐसा कर सकती है, इसमें किसी को शक नहीं था। कुछ लोग ताई की ओर से बोल रहे थे, तो कुछ को उसकी कठोरता बिल्कुल अच्छी न लगी। वे सभी बुदबुदाते वहां से चल दिए। ताई के साथ विवाद करने की हिम्मत किसी में थी नहीं। इसका मुख्य कारण यह था कि उनकी करनी के लिए ताई भी उन्हें खरी खोटी सुनाने से डरती न थी। दोस्तों, ये है पार्ट 1